बात करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल और आप देख रहे हैं संगम टॉकीज, जहां हर एपिसोड में हम मिलते हैं एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नए इंस्पिरेशन से। आज हमारे शो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनके हाथों ने न सिर्फ स्किन के दाग हटाए बल्कि हजारों लोगों को दिया है खूबसूरती के साथ आत्मविश्वास भी। जी हाँ, आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी डॉक्टर से जो सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि दिल से इलाज करती हैं, जिनके पास है सौंदर्य को समझने की गहराई और उसे संवारने का अनुभव। आपके आत्मविश्वास को फिर से संवारती है और सबसे खास बात वो है एक मजबूत, संवेदनशील और प्रेरणादायक महिला जो आज लाखों लोगों के लिए मिसाल बन चुकी है। तो चलिए इस खूबसूरत बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या है खूबसूरत दिखने और महसूस करने का असली राज। MBBS, MD इन डर्मेटोलॉजी, वेनेरियोलॉजी और कुष्ठ रोग, एक प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट और इसके साथ ही त्वचा विशेषज्ञ। स्वागत है डॉक्टर अपूर्वा सिंह का। थैंक यू वेरी मच। ओके डॉक्टर अपूर्वा, हम ये जानना चाहते हैं और दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि स्किन ग्लो करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट होता है? स्किन ग्लो से रिलेटेड बहुत सारी गलतफहमियां हैं। जैसे लोगों को लगता है अगर कोई बहुत कॉस्टली क्रीम है, बड़ी सुंदर सी पैकेजिंग में आ रही है और मेरे फेमस सेलिब्रिटी एक्टर या एक्ट्रेस उसको इंडोर्स कर रहे हैं तो वही मेरे लिए बेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स जस्ट एक मार्केटिंग गिमिक कह सकते हो आप। बेचने के लिए वो अपने महंगे से महंगे सेलिब्रिटीज़ से ऐड करवाते हैं। दैट डजंट मीन कि उसके अंदर राइट इंग्रेडिएंट्स हैं इन राइट परसेंटेज। स्किन पे कुछ भी अच्छे इफेक्ट्स के लिए, ग्लो के लिए या बीट कुछ भी, जैसे आपको एक्ने है, पिगमेंटेशन है, कुछ भी है, अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए प्रोडक्ट्स वही यूज़ करिए जिसमें राइट इंग्रेडिएंट्स एट राइट परसेंटेज हों, वही रिजल्ट देगा। क्या सिर्फ जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं वो स्किन केयर की जो गारंटी देती है वो सही होती है? ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छी स्किन केयर और अच्छी स्किन प्रॉब्लम्स की हीलिंग के लिए इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट आपके इंग्रेडिएंट्स सही हो। प्राइस से कोई मैटर नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे कॉस्टली प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके अंदर इंग्रेडिएंट्स या तो बहुत कम है या बहुत बेयर मिनिमल परसेंटेज है। जो रिक्वायर्ड थेरेपेटिक परसेंटेज होती है उससे बहुत लो है। सो प्राइस ये डिफाइन नहीं करता कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे या यही मेरे लिए बेस्ट क्रीम है। आपको हमेशा इंग्रेडिएंट्स पे जाना है। जी, अगर डेली स्किन केयर की बात करें तो हर किसी की स्किन अलग होती है, तो कहते हैं कि हर स्किन के लिए अलग अलग वो है कि आपको रूटीन यूज़ करने हैं या फिर उसी रूटीन में चलना है आपको, ऐसा क्यों होता है? सी ये इसलिए है क्योंकि हर स्किन टाइप का एक अलग रोल है। कोई ऑयली स्किन वाला जो पर्सन है वो ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकता। जैसे किसी का बहुत ड्राई स्किन है तो वो ऑयली स्किन वाले प्रोडक्ट्स लगाएगा, उसको स्किन बहुत ऑयली फील होगा। तो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्टर से अपना प्रोडक्ट्स का एक रिकमेंडेशन लेना चाहिए। अगर आप श्योर नहीं है कि मेरा स्किन टाइप कैसा है, मुझे क्या प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से अच्छा होगा गो टू योर डॉक्टर। आपकी स्किन असेस होगी, आपके जो कंसर्न्स हैं उनको देखा जाएगा, अकॉर्डिंगली आपका एक स्किन रिजीम और प्रोडक्ट्स आपको सजेस्ट करे जा सकते हैं। अच्छा, पिंपल्स क्यों होते हैं और कौन से उपाय हैं जिनसे ये पिंपल्स नहीं हो सकते? पिंपल्स होने के बहुत कारण हैं। एक होता है हार्मोनल चेंजेस जो बहुत कॉमन है टीनेज वाले बच्चों में। जब थोड़े हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, प्यूबर्टी एज होती है, तो पिंपल्स बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा ऑयल सिक्रीट कर रहे हैं, हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। कुछ लोगों में एडल्ट एक्ने भी देखा जाता है। वहाँ रीज़न कुछ और हो सकता है, या तो केमिकल एक्सपोजर हो रहा है आपका या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। जैसे मोस्ट कॉमनली PCOD केसेस होते हैं फीमेल्स में। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द रीज़न बिहाइंड इट। हर एक्ने के पीछे एक डिफरेंट रीज़न होगा, तो अकॉर्डिंग टू रीज़न आप उसको ट्रीट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हम झाइयों की बात कर रहे हैं और काले धब्बों की बात कर रहे हैं तो उसके क्या कारण होते हैं? झाइयाँ हार्मोनल चेंजेस से भी आ जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी। बहुत लेडीज़ में झाइयाँ आ जाती हैं। दूसरी चीज़, झाइयाँ सन एक्सपोजर से भी होती हैं। अगर आप अपने लाइफ टाइम में सनस्क्रीन ही यूज़ नहीं करते हैं या बहुत इरेगुलर करते हैं तो झाइयाँ आने के बहुत हाई चांसेस हैं आपको आफ्टर अ सर्टेन एज। झाइयाँ कुछ बीमारियों की वजह से भी होते हैं, जैसे लाइकन प्लानस होता है, केंथोसिस है और बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स हैं जिसमें चेहरे पे थोड़ा ब्लैकिश पिगमेंटेशन आ जाता है। बट मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ नॉट यूजिंग एडिक्वेट सनस्क्रीन। और सबसे बेहतर इसका उपाय क्या हो सकता है? ओनली एक जो रामबाण इलाज मैं बोलूँगी, सनस्क्रीन। आप किसी भी एज के हो, कोई भी वेदर है, आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में रहते हो, सनस्क्रीन आपको स्किप नहीं करना है। बियॉन्ड 6 मंथ्स ऑफ एज सबको सनस्क्रीन रिकमेंडेड है
और थ्रू आउट द ईयर पूरे 12 महीने आपको सनस्क्रीन के साथ बहुत रेगुलर रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं, अच्छी क्वांटिटी में रेगुलरली सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आपको झाइयाँ बनने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। जो फेयर बोलते हैं कि आप ये क्रीम लगाइए फेयर हो जाएंगे, आप बहुत गोरे हो जाएंगे, तो ये वाकई सच में है या एक मिथ बनाया गया है कि नहीं, आपको दिखावा करने के लिए बोला गया है? देखो, फेयर स्किन को अच्छी स्किन नहीं माना जा सकता, राइट। अच्छी स्किन किसको बोलेंगे? आपकी स्किन साफ है, उस पर कोई दाग धब्बे झाइयाँ नहीं है, वो होती है एक हेल्दी और अच्छी स्किन। इंडिया में और कुछ अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में एक ये लेबल दे दिया गया है, अच्छी स्किन मतलब गोरी स्किन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका स्किन कलर है, आप उसमें खुश रहिए। इट शुड बी क्लीन, हेल्दी, रेडिएंट, शाइन होना चाहिए, डल ना हो, दाग धब्बे ना हो, वो हेल्दी स्किन है। गोरी स्किन अच्छी स्किन होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और स्किन कलर आपका एक जेनेटिक कॉम्पोजिशन होता है, वो बदला नहीं जा सकता। ये मिथ है, ये भी एक मार्केटिंग गिमिक कहेंगे प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कि आप गोरे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, दाग धब्बे हैं वो फेड हो जाएंगे, बट स्किन कलर जो है वो वही रहने वाला है। ओके अगर हम बात करें कि आजकल हम देख रहे हैं किसी भी एज में बच्चों को भी देख रहे हैं बाल वाइट हो जा रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इसका जो सबसे कारण ज़्यादा देखने को क्या मिल रहा है? यंग एज में अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं और झड़ रहे हैं, तो उसका रीज़न है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आजकल जैसे आपको पता है, खान पीन लोगों का बदल गया है, अर्बनाइजेशन हो गया है, शहरी खाना वेस्टर्नाइजेशन हो गया है। खाने पीने में लोग, बच्चे भी और बड़े भी आजकल अपनी सहूलियत की वजह से फ़ास्ट फूड ज़्यादा देते हैं, बाहर खिला रहे हैं। जो हमारे घर का खाना होता है, जो ओरिजिनली इंडियन फूड होती थी, दाल रोटी सब्जी, एक बैलेंस डाइट, वो कहीं ना कहीं रेगुलर बेसिस पे मिस हो रही है। वही एक रीज़न है। जहाँ आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, आपका इन्वायरमेंटल केमिकल पोल्यूशन एक्सपोजर तो ऑब्वियसली बढ़ गया है, वो आपके हाथ में नहीं है, बिकॉज आजकल सिटीज़ में आपको पता है क्या लेवल है। बट जो आपके हाथ में है वो है न्यूट्रिशन। तो प्लीज़ स्टिक टू योर बेसिक्स। जो अपने पुराना दादी नानी के ज़माने में डाइट होती थी, घर का बेसिक खाना, बाहर का खाना जितना हो सके कम रखें। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ही नहीं होंगी बच्चों में, तो इस तरह की और प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी। पीआरपी थेरेपी क्या है, और अगर हम बात करें कि हेयर ट्रांसप्लांट ये क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लॉन्ग लास्टिंग है ये? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ प्रॉपर सर्जरी। जिनका एक लेवल का हेयर फॉल हो चुका होता है एंड दे वांट कि मुझे तो बस एक ही दिन में बाल पूरे वापस चाहिए, तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट आपके पास ऑप्शन है। बट इट्स अ सर्जरी, कैरीज अ रिस्क ऑफ मैनी सर्जरी रिस्क आर देयर, और कुछ परसेंटेज केसेस में फेलियर भी हो जाता है। इट्स अ ट्रांसप्लांट, कोई भी ऑर्गन फेलियर होता है। पीआरपी ऑन दी अदर हैंड इज़ अ डिफरेंट थिंग। इसमें आपके ही ब्लड में से जो आपके प्लाज्मा होता है, उसमें प्लेटलेट्स, ग्रोथ फैक्टर्स, स्टेम सेल्स होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके इंजेक्ट करा जाता है। दिस इज़ समथिंग दैट रिक्वायर्स मल्टीपल सेशंस। 3 to 4 वीकली आपको 8 से 10 सेशन लेने पड़ेंगे। कुछ मेडिसिन भी चलेंगे खाने लगाने के। ओवर द टाइम बालों की रीग्रोथ अच्छी होती है, बाल स्टे करेंगे अगर आपको जो घर पे बताया गया रूटीन खाने लगाने के मेडिसिन का वो आप फॉलो करें। हेयर ट्रांसप्लांट के भी बाल स्टे करते हैं, ये भी स्टे करते हैं, बट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है आपका लॉस कितना है। तो आपको सीधा सर्जरी के लिए जाना चाहिए, या आपका पीआरपी से भी रीगेन हो सकता है। अगर लेज़र हेयर रिमूवल को लेकर बात करें तो उसमें लोगों में सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ को देखने को मिलता है जो आपके पास अभी तक देखने को मिला है? लेज़र हेयर रिमूवल को लेके लोगों को लगता है कि स्किन बर्न हो जाएगी या कुछ सेंसिटिव हो जाएगी, हम धूप में नहीं जा पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वेरी सेम डे भी आप धूप में जाइए, कोई मना नहीं है। ओनली कंडीशन इज सनस्क्रीन, वो लगा के आप जाइए, कोई मना नहीं है। फेस पे कोई दाग धब्बे, जलना स्किन का, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप एक अच्छी जगह से ले रहे हैं, डॉक्टर के पास ले रहे हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ले रहे हैं, तो कोई स्किन बर्न नहीं होती लेज़र से। दे यूज़ अ USFDA अप्रूव्ड अच्छी क्वालिटी की मशीन यूज़ करते हैं। वहीं आजकल आपने देखा होगा ब्यूटी पार्लर्स में, सलोन्स में और घर पे जो सलोन विजिट्स होते हैं उनमें लेज़र होने लगा है। अब वहाँ तो बर्न भी होगा और सब कुछ होगा, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेंड प्रोफेशनल्स, दे आर नॉट यूजिंग FDA अप्रूव मशीन्स, तो वहाँ ये सारे इश्यूज़ होंगे। बट अगर आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप आँख बंद करके कराइए, यू विल गेट फैंटास्टिक रिजल्ट्स, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। एंटी एजिंग उपचार क्या है, और ये 40 के बाद ही क्या कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं? देखिए, एंटी एजिंग एक ऐसी चीज़ है, आप जितना जल्दी शुरू करेंगे, आगे की एज में आपको बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी और चीज़ों की। अर्ली यू स्टार्ट, इट्स ऑलवेज बेटर। एक आइडियल एज होती है एंटी एजिंग प्रोडक्ट स्टार्ट करने की, अप्रॉक्स 28-29 ईयर्स ऑफ एज। अगर आपने उस एज पे अपना अच्छा एक एंटी एजिंग रिजीम शुरू कर लिया,
फॉलो कर रहे हैं तो लेटर एज पे जाकर आपको कुछ जो प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे स्किन लिफ्ट के लिए आप बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड लिफ्ट, उन सब में आपको शायद जाना ही ना पड़े। और इफ़ एट ऑल जाना पड़ता है तो आपकी जो डोजेज और जो सेटिंग्स होंगे वो बहुत हद तक आप रिड्यूस कर सकते हो अगर आपने टाइमली काम कर लिया है। और अगर आपने कुछ करा ही नहीं 40s 50s तक, सीधा आपका स्किन एकदम झुर्रा गया, सैगिंग होगी, लटक जाता है, उस स्टेज पे आप आएंगे डॉक्टर के पास कि नाउ अब मुझे कुछ कर दीजिए, तो वहाँ आपकी जो बोटॉक्स फिलर की डोजेज जाने वाली है दैट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट हाई। तो आप टाइमली स्टार्ट करने से इन चीज़ों को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हो। और इफ़ एट ऑल रिक्वायर्ड बहुत डोज आप उसकी ये मान के चलिए 1/4 कर लेंगे अगर आप टाइमली एक अच्छा रिजीम फॉलो करते हैं। अगर मुहासे के निशान हटाने हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या हो सकता है? मुहासे के निशान के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कुछ क्रीम सीरम्स भी अवेलेबल होते हैं जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जैसे केमिकल पील बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है एक्टिव एक्ने और मुहासे के निशान जो बैठ गए हैं पर निशान रह गए हैं। अगर किसी को गड्ढे वाले निशान रह गए हैं तो वहाँ पे MNRF एक लेज़र मशीन होती है, CO2 होती है, फ्रैक्शनल CO2, वो रीसरफेसिंग करती है, माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं डॉक्टर्स के पास। अगर आप जाते हैं तो गड्ढे जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, आप देखेंगे आपका स्किन रीसरफेसिंग हो जाता है, एक स्मूथ स्किन हो जाती है। तो ट्रीटमेंट बहुत ऑप्शंस हैं पर आपको जस्ट एक डॉक्टर के पास जाके एक सही राय चाहिए। ओके, अगर स्किन एलर्जी की बात करें और इन्फेक्शन की बात करें तो क्या ये दोनों अलग अलग हैं? हाँ, इन्फेक्शन इज़ अ डिफरेंट थिंग। इन्फेक्शन मीन्स आपको कोई बैक्टीरिया या फंगस का इन्फेक्शन हो गया, या वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं स्किन में। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे बाल तोड़ आप कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे, फंगल इन्फेक्शन को आप दांत कहते हैं। इस तरह के इन्फेक्शन, इनके लिए आपको एंटीबायोटिक या फिर एंटी फंगल वो मेडिसिन ही देनी पड़ेगी, वहीं वो आपका वर्क होगा खाने लगाने के लिए। वहीं एलर्जी इज़ अ डिफरेंट थिंग। एलर्जी किस चीज़ से हो सकती है? स्किन एलर्जी आपको किसी प्रोडक्ट से हो सकती है जो आप लगा रहे हैं, कोई सोप हो सकता है, बॉडी वॉश हो सकता है, हेयर कलर, कोई मेकअप प्रोडक्ट। एलर्जी बहुत तरह की हो सकती है, दैट इज़ ड्यू टू सम एलर्जिक कंपोनेंट। सपोज किसी के सोप में कोई ऐसा फ्रेगनेंस है जो उसको एलर्जी कर रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वहाँ आपको अपना एलर्जन आइडेंटिफाई करना है, उसको एलिमिनेट करना होगा, और एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट रहेगा, दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम इन्फेक्शन ट्रीटमेंट। अगर हम बार बार फेस पर केमिकल पील करवा रहे हैं तो उससे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है? नुकसान कुछ भी नहीं होता। ये भी एक लोगों में बड़ा मिथ है कि केमिकल पील कराने से स्किन मेरी पतली हो जाएगी या सेंसिटिव हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके स्किन की एक साइकिल होती है, अप्रॉक्स 28 डेज़ में वो एक सेल की पूरी लाइन जो होती है डेड सेल्स को शेड ऑफ कर देती है। एक पूरी लेयर समझ लीजिए शेड ऑफ होगी एवरी 28 डेज़। तो उस पील में क्या होता है, वो जो शेड ऑफ होने वाला है 28वें दिन, वो आपका हो जाएगा 15वें या 20वें दिन पे। ओके, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म। ऐसा नहीं है कि वो स्किन पे होता नहीं और हमने कर दिया कुछ आर्टिफिशियली, वो होता है, बस थोड़ा सा उससे पहले कर दिया, जिससे पिगमेंटेड मार्क्स और जो भी चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, झाइयाँ हैं, उनको वो हटा देगा साथ में। तो पील्स 3 to 4 वीक के गैप पे रिपीट कर सकते हो, और कोई हार्म नहीं होता, कोई स्किन को सेंसिटिव नहीं करता है, और कोई स्किन पतली नहीं होती, इट्स क्वाइट सेफ। और हर तरह का आदमी पील ले सकता है। जिसको स्किन मेंटेनेंस के लिए चाहिए आप वो पील ले सकते हैं। अगर आपके चेहरे पे एक्ने है, झाइयाँ हैं, पोस्ट एक्ने मार्क्स हैं, और पिगमेंटेशन हो, रिंकल्स हैं, कोई भी इशू है और कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको ग्लो के लिए चाहिए, तो भी आप पील ले सकते हैं। पील्स बहुत सारी वैरायटी की अवेलेबल हैं, तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंसर्न आप अपना डॉक्टर विल डिसाइड द पील, और ये बिल्कुल सेफ़ है। ओके, अगर हम बात करें सेंसिटिव स्किन की तो क्या उन्हें घरेलू उपाय चलने चाहिए उस रास्ते पर या फिर एक एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए? देखो, जहाँ सेंसिटिव स्किन है वहाँ घर के होम में DIYs थोड़े रिस्की हो जाते हैं। आप लोग कर्ड में नींबू या हल्दी ऐसी चीज़ें मिलाते हैं जो ऑलरेडी इरिटेंट हैं, जो नॉन सेंसिटिव स्किन पे भी इरिटेंट का काम कर सकते हैं और एलर्जी कर सकते हैं। तो अगर आपका बहुत ही सेंसिटिव स्किन है तो अपने आप से कुछ ना करें, ऑलवेज एक एक्सपर्ट के पास जाके अपने सेंसिटिव स्किन के लिए आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। क्या गर्मियों और सर्दियों में स्किन केयर अलग अलग हो जाते हैं? हाँ, क्योंकि आप देखो एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, वेदर चेंज हो जाता है, तो आपका स्किन टाइप में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। लोग बोलते होंगे समर्स में मेरा स्किन बहुत ऑयली हो जाता है, चिपचिपा पसीना आता है, वहीं विंटर्स में मुझे ड्राई फील होता है। हो गई, क्योंकि वेदर चेंज है, एवरीबडी विल फील लिटिल ड्रायर, तो वहाँ आपके स्किन प्रोडक्ट्स भी चेंज होता है। समर्स में आपके फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन कुछ अलग रहेंगे अकॉर्डिंग टू वेदर। सिमिलरली वही सेम प्रोडक्ट आप विंटर में नहीं कैरी कर सकते, विंटर में आपके चेंज हो जाने हैं प्रोडक्ट्स। सही सनस्क्रीन क्या होते हैं? किस तरीके से पता लगाएंगे कि हमारी स्किन पे यही वाला सनस्क्रीन चलेगा? देखो, सही सनस्क्रीन की एक अलग डेफिनेशन होती है। आपको SPF देखना है, इट शुड बी 30 और 30+। आइडियली आजकल 50 ज़्यादा ट्रेंड में चलता है, पीपल आर यूजिंग 50।
प्लस PA++ रेटिंग आपको देखना बहुत ज़रूरी है, IR इंफ्रारेड प्रोटेक्शन देखना ज़रूरी है, ब्लू लाइट, बिकॉज आजकल लोगों का सिर्फ सन एक्सपोजर नहीं है, स्क्रीन एक्सपोजर भी है। ओके तो वहाँ पर आपका ब्लू लाइट IR प्रोटेक्शन भी आपको देखना ज़रूरी है। PA++ मीन्स UVA से क्या प्रोटेक्शन मिल रहा है, कितना प्रोटेक्शन है। तो नॉट जस्ट आपको SPF देखना है, SPF से हट के ये 3-4 फैक्टर्स होते हैं, ये आपको कंसिडर करने होते हैं टू चूज़ योर सनस्क्रीन। अब हर स्किन टाइप के लिए आपके सनस्क्रीन का फॉर्मुलेशन बदल जाएगा। किसी का स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है सपोज़, तो उसका सनस्क्रीन होगा कुछ हाइड्रेटिंग टाइप का जिसमें हाइलुरोनिक एसिड, सेरेमाइड्स होंगे। किसी का स्किन बहुत ऑयली है, एक्ने प्रोन है, तो वहीं उनका सनस्क्रीन हम देंगे जेल बेस्ड, जो लगाते एकदम गायब हो जाए, मतलब उनको चिपचिपा स्टिकी ऐसा फील ना दे। तो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप यू कैन चेंज द फॉर्मुलेशन। अगर हम डार्क सर्कल की बात करें, डार्क सर्कल हर बच्चे को भी देखने को मिल रहा है, तो इसमें पानी का ही इलाज है कि हम पानी पियेंगे तो ठीक हो जाएगा, या फिर ऐसा कहें कि हमें खीरा लगा लेना है तो ठीक हो जाएगा? कैसे ठीक होगा? देखो पानी से कुछ नहीं होगा, पानी तो आपको एक तरह से स्किन को हाइड्रेट करेगा अंदर से इनडायरेक्टली। खीरा भी सब टेम्प्रेरी है, आपने रखा थोड़ी देर आपको ठंडक मिलेगी, थोड़ी देर आपको लगेगा कुछ है, बट इट्स नॉट अ परमानेंट थिंग। डार्क सर्कल का रीज़न आइडेंटिफाई करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक भी होता है कुछ केसेस में होता है डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है, वहाँ होता है, तो वो आइडेंटिफाई करके आपको उसको रेक्टिफाई करना होगा, सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे। नींद की कमी, स्ट्रेस, अगर ये फैक्टर है तो उसको आपको पेशेंट को काउंसल करना पड़ेगा और उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अगर आपका विदाउट एनी रीज़न, अगर ऐसा कोई अंडरलाइन रीज़न नहीं मिलता, तो डार्क सर्कल्स के लिए क्रीम्स भी अवेलेबल होते हैं, केमिकल पील्स भी अवेलेबल होते हैं, स्किन रिजुविनेशन के कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं, PDRN और बूस्टर्स, जो हम अंडर आई कर सकते हैं। अगर स्किन वाइटिंग की बात करें और स्किन ब्राइटनिंग, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इससे कितना फ़र्क देखने को मिलता है? ये सेफ़ है? स्किन वाइटनिंग जैसा मैंने बताया, वाइट स्किन का एक एम जो लोग रखते हैं वो बिल्कुल गलत है, नहीं रखना चाहिए। हाँ, स्किन ब्राइटनिंग इज़ अ गुड थिंग। ब्राइटनिंग मीन्स जो भी आपका स्किन कलर है आप उसमें हैप्पी हैं, बट डोंट ट्राई टू चेंज योर स्किन कलर, बस उसको ब्राइट एंड हेल्दी रखना है। योर स्किन शुड बी हेल्दी, रेडिएंट, शाइन होना चाहिए, चेहरे पे दाग धब्बे ना हो, वो होती है एक हेल्दी स्किन। तो स्किन ब्राइटनिंग इज़ अ गुड ऑप्शन। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ मेडिफेशियल्स आप कंसिडर कर सकते हो, केमिकल पील्स होते हैं, बूस्टर इंजेक्शंस होते हैं, ये सब आपको एक ब्राइट, हेल्दी, रेडिएंट स्किन देंगे। आपके सामने कोई ऐसा केस आया है जिसको आपने मतलब फिल करके, डन करके आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई हो कि हाँ, ये मैंने कर दिया? होते रहते हैं इस तरह के कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं, स्किन डिजीज़ेज़ विच आर वेरी डिफ़िकल्ट टू टैकल, और बहुत लॉन्ग टर्म से पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। मतलब हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, और फिर ये मतलब कई बार सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिलते, और कुछ स्किन डिजीज़ेज़ आपको पता भी हैं जो सालों साल चलती है, रिपीट हो के आती हैं। तो उन केसेस में अगर आप पेशेंट को थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे दो, लॉन्ग टर्म रेमिशन मींस बहुत लंबे टाइम तक वो रिकरेंस नहीं हो रही है, तो वहाँ पेशेंट बड़े हैप्पी हो जाते हैं। सेम आपके जहाँ थोड़ा सा कॉस्मेटिक पेशेंट को रिजल्ट चाहिए, एंटी एजिंग बेनिफिट्स चाहिए, वहाँ पेशेंट आया आपको एक चीज़ के लिए और आपने उसको उसके 2-3 कंसर्न, सपोज़ उसको ड्रूपी आइज़ भी हैं, उसको यहाँ भी रिंकल्स हैं, बोलते हैं मुझे सैगिंग भी हो रही है, और अगर आपने कुछ ऐसा मिनिमम प्रोसीजर उसको कर दिया, एक सिटिंग में उसके सारे कंसर्न्स हो गए, जैसे आपने स्किन लिफ्ट कर दिया सपोज़ हाईफू लेज़र मशीन से, तो पेशेंट विल बी वेरी हैप्पी। ऐसे पेशेंट बहुत खुश होता है कि हम आए तो थे एंटी एजिंग के लिए, पर एक मन में डर था कि इंजेक्शन नहीं लेना, बोटॉक्स फिलर नहीं लेना, पर ये तो लेज़र से और विदाउट नीडल, विदाउट पेन हमारे सारे कंसर्न फिल हो गए। तो ऐसे कुछ कुछ केसेस चलते रहते हैं, ये तो हमारी फील्ड ही ऐसी है, पेशेंट्स को खुश करना, पेशेंट्स को और ब्यूटीफुल बनाना। जितना पेशेंट ब्यूटीफुल बनेगा, उतना कॉन्फिडेंट बनेगा, उतना ही वो आके हमको प्रेज़ करता है। अगर हम बात करें कि हमने देखा है यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे रील्स वायरल होते हैं जो बोलते हैं कि अच्छा आपने हल्दी लगा लो, बेसन लगा लो, चावल दाल मिक्स करके लगा लो, तो ये कितना नुकसान करते हैं या फ़ायदा करते हैं कुछ? देखो, घर के जो नुस्खे हैं करने में कोई नुकसान नहीं है, आप कर सकते हो, बट एट योर ओन रिस्क। आपको ये नहीं पता कौन सा इंग्रेडिएंट आपको रिएक्ट कर जाए या आपका स्किन को एलर्जी या सेंसिटिव कर दे। तो हम तो एडवाइस करेंगे पहले एक पैच टेस्ट करके, कहीं आप अपने हाथ पर टेस्ट कर लीजिए या कान के पीछे टेस्ट कर लीजिए, देन गो फॉर फुल फेस, और ट्राइड एंड टेस्टेड रिकमेंडेड ही करें, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ना करें। कुछ कई बार लोग बहुत ही डिफरेंट कुछ DIY बना लेते हैं और ट्रेंडिंग हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी ट्राई ना करें आंख बंद करके। और स्टिल अगर लगता है कुछ कंसर्न्स हैं तो
फिर स्टॉप कर दीजिए, डॉक्टर को एक बार दिखा के एलर्जी ठीक कराइए। आप लोगों से क्या कहना चाहोगे कि जो बहुत ज़्यादा परेशान है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्कुल डाउन हो गया है स्किन की वजह से, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो हेयर फॉल या स्किन के कुछ कंसर्न्स की वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो हो जाता है। बोलते हैं हम बाहर पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना चाहते, हम अपने फ्रेंड से नहीं मिलना चाहते क्योंकि सब पूछेंगे क्या हुआ है। तो उस केस में इंस्टेड ऑफ घर में बैठे रहना, गो टू योर डर्माटोलॉजिस्ट, आप ट्रीटमेंट लो। कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं स्किन के कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते विद इन वीक्स कुछ मैजिकल रिजल्ट मिल जाएंगे। बहुत जल्दी से कुछ नहीं होता है, पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। रेगुलरली थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में रहिए डॉक्टर के अंडर में, सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। ऐसी कोई स्किन की या कोई हेयर की इशू नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती या जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि कुछ लोगों का ऐसी शिकायतें भी सुनने को मिलती है कि हम नहाते हैं उसके बाद हमारे स्किन पे कुछ एलर्जी सा होता है, 2-3 मिनट रहता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता, तो ये क्या चीज़ है? ये अर्टिकेरिया होता है, बहुत लोगों में कॉमन होता है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया के भी बड़े सारे टाइप्स होते हैं। लोगों को ठंडे पानी से हो जाता है, किसी को एकदम एक्सरसाइज के बाद हो जाएगा, या स्वेटिंग होगी, धूप में गए तो हो जाएगा। कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया होता है ये। इसके लिए ट्रीटमेंट पॉसिबल है, पर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट लेना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे दिन काम कर रहे हैं, उसके बाद हम घर जा रहे हैं कपड़े चेंज करने, अगर थोड़ा सा हमने सोचा कि नहीं बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, मतलब रहने देते हैं अभी, तो अगर हम कपड़े पहनते हैं तो फिर खारिश होने लगती है, इसका कुछ रीज़न है? हाँ, ऐसे बहुत सारे स्किन डिजीजेस होते हैं। अर्टिकेरिया होता है, डर्मेटाइटिस होता है, स्केबीज होता है, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें पेशेंट की एक ही कंप्लेंट होती है कि दिन भर तो हम काम पे हैं, तो वी आर ऑक्यूपाइड, बिजी रहते हैं, क्योंकि आप मेंटली भी ऑक्यूपाइड रहते हो, और जब आप काम पे होते हो थोड़ी बहुत खुजली आप कपड़ों के अंदर, मतलब यू कैन नॉट इच, यू नो, तो आप कंट्रोल कर लेते हो वहाँ पर। जैसे ही आप घर पहुँचते हो, आपके माइंड से वो वर्कलोड और जो आप बिजी थोड़े ऑक्यूपाइड थे वो हट जाता है, और आपका सारा ध्यान आ जाता है अपने स्किन पे। हल्की बहुत जो इचिंग हो रही है उसकी, कपड़े भी आपके रिलैक्स्ड होते हैं, तो आप आराम से इच भी कर सकते हो हाथों पैरों में। और वहाँ पे जब एक कोई भी स्किन पे रैशेज़ हैं, एलर्जी, इन्फेक्शन है, एक बार आपने स्क्रैच करना स्टार्ट कर दिया, फिर आप रुक नहीं पाते हो, इचिंग बढ़ती जाती है। एक इच स्क्रैच साइकिल, इसको एक इच स्क्रैच साइकिल कहते हैं। द मोर यू इच, एलर्जी सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, एलर्जी सेल्स और बढ़ गए, वो और इचिंग करेंगे, तो आप एक विस्कस साइकिल में फंसते जाते हो, यू आर नॉट एबल टू स्टॉप इट। उससे आपकी एलर्जी बढ़ती जाएगी। इन दैट केस आपको इतना ज़्यादा इचिंग नहीं करनी है, तुरंत से डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि इचिंग आपको थ्रू आउट द डे हो रही थी, आप ऑक्यूपाइड थे या काम पे थे, या एरियाज ऐसे थे कि वहाँ आप ऑफिस में इचिंग नहीं कर सकते। तो इट इज़ नॉट समथिंग नॉर्मल, एंड इट इज़ अ रैश और एलर्जी और इन्फेक्शन, मे बी फंगल इन्फेक्शन, स्केबीज, उसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी है। ओके, अगर हम बात करें बालों की, क्योंकि सबको बाल बहुत पसंद है कि बाल हमारे खूबसूरत होने चाहिए, बट कई बार ऐसे देखने को मिलता है बाल बहुत ज़्यादा टूटने लग जाते हैं, और ये खासकर आजकल बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। तो पानी का कुछ इशू होता है, या फिर हम शैम्पू ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कंडीशनर ऐसे केमिकल वाले यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? देखो, बाल झड़ना अगर बच्चों में हो रहा है तो रीज़न होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। वहाँ आपके खाने पीने पे थोड़ा ध्यान देना है। आपके सारे विटामिन, मिनरल, हरी सब्जी, फल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, कैल्शियम, ये पूरा भरपूर मिलना चाहिए आपको डेली बेसिस पे। डेली डाइट शुड बी अ बैलेंस डाइट। अगर एडल्ट्स में ये चीज़ हो रही है तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाला फैक्टर तो वहाँ पे भी आता है, क्योंकि सभी लोग आजकल थोड़ा फास्ट फूड की तरफ हैं। पर उस एडल्ट्स में दूसरे रीजंस भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि आपको स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है, एक पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट सर्जरी, पोस्ट एनी वायरल, टाइफाइड, कोई भी इलनेस के बाद होता है, वो आपकी बॉडी में एक स्ट्रेस पीरियड होता है, जिसके 3 से 4 महीने के बाद एक्सेसिव फॉल होता है। इसको कहते हैं टीलोजन एफ्लुएम, दिस इज स्ट्रेस इंड्यूस्ड। तो इसको भी ट्रीटेबल है। दूसरा कुछ होते हैं हार्मोनल, जैसे मेल हार्मोनल, जो टिपिकल मेल पैटर्न बैलेंस कहते हैं, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, वो मेल हार्मोन्स और जेनेटिक्स के कंट्रोल में होता है, उसके लिए भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बट दिस इज़ समथिंग जो लॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिएगा। सिमिलरली फीमेल पैटर्न एलोपेशिया होता है, वो फीमेल हार्मोन्स एक एज के बाद जब हार्मोनल चेंजेस मीनोपॉज के आसपास होने लगते हैं, तब फीमेल्स में आप देखोगे कि रिसीडिंग हेयर लाइन हो रही है, वो कहेंगे मेरा माथा बड़ा हो गया या मेरी मांग चौड़ी हो गई है। तो वहाँ पर आपको वो आइडेंटिफाई करना होता है क्या इनके हार्मोनल चेंजेस चल रहे हैं बॉडी में, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। ओके, और कोई एडवाइस देना चाहोगे आप? अगर पानी वगैरह, अगर हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं और पानी हमारा चेंज हो रहा है, तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा सुनने में मिलता है, हमें मम्मी पापा भी ऐसे कह देते हैं कि पानी चेंज हुआ है तो इसलिए आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए आपके बाल झड़ रहे हैं, तो इसमें कुछ फैक्ट भी है या बस ये चलता आ रहा है, ऐसे ही सुनते आ रहे हैं हम? से होता है जिस एरिया पे कई लोग प्रॉब्लम होता है, कई लोग बोलते हैं आके कि हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, हम नोएडा है या हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर है, वहाँ आते ही मेरा फॉल बहुत बढ़ गया।
ऐसा होता है बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा वाटर क्वालिटी में फ़र्क होगा, सॉल्ट होते हैं वाटर में, वो सब क्वालिटी फ़र्क होता है। उसके लिए लोग वाटर सॉफ्टनर्स यूज़ करते हैं बट डोंट रियली नो कितना वो इफ़ेक्टिव है। लोग कहते हैं हम आरओ वाटर से हेड वॉश कर लेंगे बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इधर यू चेंज योर लोकेशन, पॉसिबल नहीं है तो फिर आप उसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हो। सब करेक्टिव मेजर्स कैन बी डन। वाटर सॉफ्टनर्स लोग यूज़ करते हैं बट नॉट श्योर कितना वो कर रहे हैं। अगर लोग बार बार देखने को मिलता है सैलून जा रहे हैं बार बार, ठीक है हम ग्लो के लिए करवा लेते हैं, हम ये करवा लेते हैं, तो उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है? हाँ होता है ऐसे। मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि पार्लर जाके कोई आप ट्रीटमेंट लीजिए। पार्लर में आप सपोज़ आप हेयर कट के लिए भी जाएंगे ना, दे विल सजेस्ट यू, अरे आपको डैंड्रफ हो रहा है, इसकी हमारे पास एक थेरेपी है, एक स्पा है। डैंड्रफ आप समझो इट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन, सो इट इज़ अ ट्रीटमेंट दैट हैज़ टू बी डन बाय अ डॉक्टर। ओके, कोई स्पा या एक सलोन की थेरेपी से आपका फंगल इन्फेक्शन क्लियर नहीं हो सकता। सिमिलरली फेस पे किसी को एक्ने हैं, झाइयाँ हैं, तो सलोन पीपल विल सजेस्ट आप ये वाला मेरा फेशियल लीजिए या मेरी ये वाली थेरेपी लीजिए या मेरे प्रोडक्ट्स लीजिए, उससे चला जाएगा। और बहुत लोग मैं जानती हूँ मेरे पास आते हैं पेशेंट्स बिगड़ बिगड़ के, वो लेंगे कॉस्टली से कॉस्टली प्रोडक्ट्स, कॉस्टली से कॉस्टली चीज़ें वहाँ ले लेंगे एंड जस्ट टू सेव मनी। उनको लगता है पता नहीं डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यहाँ आप 10-10 हज़ार के भी प्रोडक्ट्स उठा लो बट अगेन इनफेक्टिव, उल्टा बिगड़ और जाता है। फिर इवेंचुअली हमारे पास आएंगे। तब मैं उनको बताती हूँ कि इन द फर्स्ट प्लेस स्किन का कोई भी कंसर्न है, हेयर का कोई भी कंसर्न है, पार्लर इज़ नॉट अ पर्सन टू ट्रीट इट। ओके, वो ब्यूटिशियन है, उसकी नॉलेज एकदम ज़ीरो है, 12th पास की नॉलेज के आसपास ही होगा वो। तो दे आर नॉट सर्टिफाइड, दे आर नॉट क्वालिफाइड टू ट्रीट योर स्किन एंड हेयर इशूज़। हमेशा डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर आप समझते हो यू आर वर्थ इट। अगर आप अपनी स्किन और हेयर को इतना लाइटली लेते हो कि आप उसके साथ रिस्क ले सकते हो तो फिर दैट्स योर चॉइस। हेयर में भी हम देखते हैं केराटिन और स्मूथिंग का कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता है, तो इससे कितना नुकसान हो सकता है बालों को? सी केराटिन स्मूथिंग अगेन केमिकल्स हैं, लॉन्ग टर्म में लोगों को बेनिफिट नहीं होगा। आपको 2 या 3 महीने बाल बड़े अच्छे लगेंगे बट आफ्टर दैट फॉल इतना होता है, इस हद तक फॉल होता है कि पेशेंट परेशान हो जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट केमिकल ट्रीटमेंट मिनिमम रखो, जो आपको सूट करे उतना करो, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेंडिंग में मत जाओ कि ये फलाना ट्रीटमेंट मेरी फ्रेंड ने कराया या मेरी फ्रेंड ने वो वाला थेरेपी करा लिया, स्पा करा तो आई शुड टेक इट। तो जो आपको सूट करे अकॉर्डिंग टू योर कंसर्न्स मिनिमल चीज़ें रखो। और अगर आपको हेयर फॉल या कोई और कंसर्न्स हैं उस टाइम पे तो केमिकल ट्रीटमेंट टोटली अवॉइड करिए। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर अपूर्वा, आपने इतनी सारी जानकारी दी है लोगों को, और जितनी जानकारी आपने दी है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को सुनना वो बहुत खास था, क्योंकि आजकल हम जीवन में यही देख रहे हैं कि लगातार बालों का झड़ना, स्किन को प्रॉब्लम और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अपूर्वा, आपने आज न सिर्फ स्किन से जुड़ी गलतफहमियों को दूर किया बल्कि हमें ये भी सिखाया कि असली खूबसूरती हमारी देखभाल और आत्मविश्वास में छुपी है। जी हाँ, आज की खास बातचीत में हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिला। दोस्तों याद रखिए, आपकी त्वचा आपकी ज़िंदगी की तरह खास है और उसका ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको कोई स्किन या हेयर से जुड़ी समस्या है तो झिझक मत रखिए, डॉक्टर अपूर्वा सिंह से, एक्सपर्ट से सलाह लीजिए और अपने आप को और खूबसूरत बनाइए। संगम टॉकीज में आज इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई आवाज़, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपने चेहरे का। धन्यवाद।